राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट क्लास 11th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स सीक्वेंस एंड सीरीज के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टडी करते आ रहे हैं। अब इसमें एक टॉपिक और रह गया है, अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन का स्टडी करने के बाद फिर हम अपना सिलेबस को जीपी में ले जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ले जाएंगे। तो देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या है। इसमें से चूंकि इसका फर्स्ट लेटर ए है और यम है, तो इसे हम लोग एम भी लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन। अगर तीन राशियां एपी में है, यदि तीन राशियां एपी में है तो मध्य पद को अंतिम दो पदों, है ना, जैसे अगर सपोज कीजिए कि ए बी सी ये एपी में है और इन एपी, तो ये जो बी है वो बी एम कहलाएगा। किसके बीच का? ए और सी के बीच का। एम बिटवीन ए एंड सी। तो बीच वाला जो पद है वो अंतिम दो पदों के बीच का अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो मध्य पद को अंतिम पदों के बीच का एम कहते हैं। यह परिभाषा आप रख सकते हैं। अब देखिए, यहां ये तो मिडिल टर्म है हमारे पास। अब यहां से एक बातें तो ये निकल कर आ गया। अब दूसरी बात में करते हैं। ए बी सी आर इन एपी है, एपी में है, तो एपी के कंडीशन को तोबे करेगा। तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। तो आप b को एक साइड कर लीजिए, तो b प्लस बी इजकल टू ए प्लस सी। तो 2b इजकल टू ए प्लस सी। तो यहां से b इजकल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। माने फाइनली एक डाटा निकल कर आता है कि अर्थमेटिक मीन जो है, जो दिए हुए पद है, उस पदों के बीच का जो अर्थमेटिक मीन है, दोनों पदों का योगफल डिवाइडेड बाई 2 होता है। आइए, इसी b को एम कहते हैं। एम इजकल टू ए प्लस सी बाई 2, ए प्लस सी बाई 2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नंबर कैपिटल ए नंबर ए is said to be single am between A and C, A and C, between A and C, या A and B लिखते हैं यहां। चलो, A and B, आप हिंदी में इसे अलग कर लें, इंग्लिश में ऐसे कर लें। यहां A और C के बीच में हमने कहा था, यहां A और B लेते हैं। Is said to be the single am between A and B if A, कैपिटल A और B आर इन AP, आर इन AP।
मतलब इस कैपिटल ए को सिंगल एम तब कहेंगे जबकि इस दोनों नंबर के बीच में इस कैपिटल ए को इंसर्ट करें और इंसर्ट करने के बाद रिजल्ट एपी में मिल जाए। अगर एपी बना तो इसका मतलब कि फाइनली मेरा जो है ये अर्थमेटिक मीन हो गया। तो यहां से भी डाटा वही आएगा, जैसे इसको निकाले ऐसे इधर भी निकाल सकते हैं, यहां ए एंड सी भी ले सकते हैं। तो यहां से ए कैपिटल ए और बी आर इन एपी, ये बात हमने कहा। तो ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, बी माइनस कैपिटल ए। कैपिटल ए को एक तरफ कर लीजिए तो 2 इंटू कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए प्लस बी। तो यहां से ए बराबर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब जिस प्रकार से हम यहां से इसको आप कहेंगे सिंगल एम, सिंगल एम, एक एम को हम लोग क्या किए, दो संख्या के बीच में एक नंबर को डाले थे, इसलिए यह सिंगल एम हो गया। हम दो नंबर को भी डालें और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर सकता है, हम 3 नंबर को डालें और तब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर सकता है, हम n नंबर को इंसर्ट करें और तब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर सकता है। तो अगर आपने, चलिए आप सीधे 2 नंबर के बीच में n नंबर को इंसर्ट कर दीजिए और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये n एम्स हैं, n एम्स हैं। माने सिंगल एम लिखने का मतलब है कि 2 एम भी हो सकते हैं, 3 एम भी हो सकते हैं, 4 एम भी हो सकते हैं, 5 एम भी हो सकते हैं, ऐसो ऑन n एम भी हो सकते हैं। तो आप जिस प्रकार से सिंगल एम को डिफाइंड करते हैं उसी प्रकार n एम्स को भी डिफाइंड करेंगे। अब यहां ए नंबर से काम नहीं चलेगा, नंबर्स, अब यहां नंबर्स लेना होगा हमें। अब ये नंबर्स हमने लिया A1, A2, A3, A4 so on AN is said to be n AMs between n एम्स बिटवीन ए एंड बी ही रखते हैं, क्योंकि यहां ए एंड बी का यूज की है तो यहां भी ए एंड बी रखते हैं। इफ, अब इसके बीच में ए और बी के बीच में ये सारे डाटा को रख दीजिए, A1, A2, A3, A4 so on AN और लास्ट में B से क्लोज कीजिए। अब ये जो फाइनल ए और बी के बीच में ये n डाटा को हम रखें और ये एपी में आ जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए, तब हम कहेंगे कि यह जो n है, n जो डाटा हमारे पास में है या n जो पद है वह पद हमारा एपी में है, माने अर्थमेटिक मीन है। तो ऐसी स्थिति में इसको n अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं। मतलब क्वेश्चन के फ्रेम में जाकर अगर देखेंगे, किसी भी किताब को देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी की किताब को, अपना बेस बुक को देख ले, किसी भी किताब को देखें या आईआईटीज का जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का आप देख लें। आईआईटीज करने वाला स्टूडेंट अपना लेवल मानता है अपने क्वेश्चन बैंक को, क्या आईआईटीज का क्वेश्चन पैटर्न है, वहां भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं आपसे 5 एपी, 7 एपी, 10 एपी का आपसे काम करवाया गया है, n एपी का भी चर्च है, m एपी का भी चर्च किया गया है। तो कहने का अर्थ है कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपसे किसी भी प्रकार का अर्थमेटिक मीन्स को निकालने के लिए दिया जा सकता है, उसका नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसो ऑन n भी हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि जब ये, जैसे हम देखिए यहां एक अर्थमेटिक मीन को रिप्लेस किए, एक डाटा को, एक टर्म को रिप्लेस किए ए और बी के बीच में, तो ये एपी बना और इस ए का हमने क्या किया, वैल्यू निकाला, a प्लस बी बाई 2
a प्लस बी बाई टू। यहां से एक बात तो स्पष्ट आ जाता है कि अगर हम कहेंगे कि am बिटवीन a एंड b क्या होगा, तो आप जवाब देंगे कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू होगा। ऐसा आप जवाब देंगे। अगर आपसे पूछते कि नहीं, जो भी दे दे, आपसे हम क्वेश्चन कर देते कि am बिटवीन 2 एंड 5 क्या होगा, तो सिंपल 2 प्लस 5 बाई 2 कह देंगे, तो ये आ जाता 7 बाई 2। हम किसी भी नंबर को ले सकते हैं। यहां ध्यान रखना है कि दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 होगा। लेकिन हम अब आपसे कहें कि नहीं, एक am नहीं, 2 am बताएं। आपने एक सिंगल am आपने बताया, इसी को हम लोग a के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे कहें कि a1, a2, a3 S1 an फाइंड करें, तो इसके लिए हमें भी एक थ्योरीज देखना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम देखना पड़ेगा थ्योरीज के रूप में कि कैसे हम a और b के बीच में n ams को इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट द n ams बिटवीन a एंड b। आप इसे एक स्टेटमेंट समझे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, a और b के बीच में n ams को इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट am कैसे निकालते हैं, सेकंड कैसे निकालते हैं, थर्ड कैसे निकालते हैं, और उसी के आधार पर आपको प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट करते हैं। माना कि a1, a2, a3, an n ams हैं, n ams है। अब a और b के बीच में n ams है। चलिए ठीक, माना कि a1, a2, a3 और an, यहां एक टर्म लगा देते हैं दिए गए राशियों a तथा b के बीच n ams है, ऐसा है। तो a और b के बीच हम अगर इस n ams को रखें तो डिफिनेशन कहता है कि AP होगा। तो a1, a2, a3, S1, an और b, a और b के बीच में जो ये n ams है वो इंसर्ट कर दिए। रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिल गया AP है। ये कहां से मिलता है हमें? इसके डिफिनेशन से, परिभाषा से। ये परिभाषा से प्राप्त हुआ, ध्यान रखेंगे। a और b के बीच में ams को जैसे ही इंसर्ट करेंगे, वो जो हमारे पास में जो एक सीक्वेंस ऑब्टेंड होगा, वह सीक्वेंस मेरा जो है AP में होगा। अगर वो AP में है तभी ये अरिथमेटिक मीन है। अगर AP ओबे नहीं किया, फॉलो नहीं किया AP को, तो इसका मतलब कि वो अरिथमेटिक मीन नहीं है। अब ध्यान देंगे कि यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स की खोज कर रहे हैं हम। तो n तो हमारे पास में टोटल ams थे, और एक टर्म इधर बढ़ गया और एक टर्म लास्ट वाला बढ़ गया, एक फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला। n जो है टोटल ams है।
तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास n+2 हो गया। और इसका जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म वो मेरे पास a है, और इसका लास्ट टर्म का मतलब tn+2। यहां देख रहे हैं ना कि पदों की संख्या n+2 है, तो n+2वां पद जो होगा वो b होगा, या इसे a से भी लोग लिखते हैं। अभी तक हम भी थ्योरी a से ही आपको बताते आ रहे थे। an+2 इक्वल टू आपके पास में b हो गया, और फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म को a1 लिखेंगे, a1 बराबर a है। कॉमन डिफरेंस को d मान लेते हैं, जो नहीं है उसको मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस इसका जो है वो हमारे पास d है, कॉमन डिफरेंस d है, मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस को। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट मिलता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, an+2 इक्वल टू a+n+2 -1 इंटू d, ये फॉर्मूला है। अब an+2 हमारे पास b हो गया, ये a है, n+1 हो गया इंटू d, तो n+1 इंटू d इक्वल टू b माइनस a। यहां से d तो निकल ही जाएगा, तो फाइनली निकल गया d बराबर, चलिए ये डिवाइड में आ गया, b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1, ये d फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट देखिए कि हमारे पास तो d मिल गया, और फर्स्ट टर्म a गिवन है और लास्ट टर्म b भी गिवन है, तो हमें a1 फाइंड करना है। तो a1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना a प्लस d। a में फर्स्ट टर्म में जब d को ऐड करेंगे तो a1 फाइंड हो जाएगा, तो ये हमारे पास a प्लस d का वैल्यू हो गया, a माइनस b बाई n+1, n+1 एलसीएम, तो an प्लस a प्लस b माइनस a कैंसिल हो गया, रिजल्ट हो गया an प्लस b डिवाइडेड बाई n+1। अब उसी प्रकार से हम a2 फाइंड करेंगे। a2, तो a में अगर 2d को जोड़ा जाए, एक d यहां और एक d यहां, तो a में 2d को जोड़ देंगे तो a2 प्राप्त हो जाएगा, और या तो फिर a1 में d को जोड़ देंगे तब a2 प्राप्त हो जाएगा। जो भी करना हो कर सकते हैं आप। तो हम a में 2d को जोड़ देते हैं, मतलब a प्लस 2 इंटू b माइनस a बाई n+1। फिर एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ गया an प्लस a प्लस 2b माइनस 2a, फाइनल हो जाएगा a इंटू n माइनस, चूंकि यहां -2a है, अब प्लस a तो माइनस a हो गया, तो n-1 प्लस 2b डिवाइडेड बाई n+1। अब इस प्रकार से ये पूरी समरीज को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, a1 बराबर, ये निकाल चुके हैं, an प्लस b बाई n+1, a2 फाइंड हो गया हमारे पास, n-1 प्लस 2b डिवाइडेड बाई n+1, a3 निकालेंगे, तो a का वैल्यू पहले n था ना, a के कोफिशिएंट n था, यहां n-1 हो गया, तो हर बार एक कमेगा, तो a इंटू n-2, और b का कोफिशिएंट बढ़ रहा है, a1 में b, a2 में 2b, a3 में 3b डिवाइडेड बाई n+1। a4 फाइंड करना हो तो a इंटू n-3 प्लस 4b डिवाइडेड बाई n+1 एज सो ऑन। इस प्रकार से an फाइंड करेंगे तो a प्लस n इंटू बी बाई n+1। ये हमारे पास एक टूल्स भी है, ये टूल्स भी है, इसके सहारे आप किसी भी अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। n जो आपका लिखा हुआ है,
ये n जो है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, या कोई वेरिएबल भी रह सकता है। तो कहने का अर्थ है कि इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि एग्जामिनेशन में आप अगर ये बिल्कुल वैल्यूज जो है आपका जो है ये फॉर्मूला अगर भूल जाए, तब ऐसी स्थिति में इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। और हमें लगता है कि अभी अभ्यास आपको इसी प्रकार से करना ही चाहिए क्लास 11th में, ताकि ये आपका जो जिस प्रकार से हम यहां ड्राइव किए हैं और पूरा फॉर्मूला को निकाले हैं, उसी प्रकार से ड्राइव करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अब देखते हैं एक प्रश्न को और कैसे हम मीन निकालते हैं उसको देखिए आप। अब देखिए, इससे एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले तो हम आपसे कहें, एक क्वेश्चन हम आपसे दें, 2 और 6 का AM ज्ञात करें, के बीच का AM ज्ञात करें। 2 और 6 के बीच का AM ज्ञात करें। तब तो ये बहुत आसान है, क्योंकि 2 ही नंबर की बात हम कर रहे हैं। तो आप AM इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला था A प्लस B बाई 2, तो 2 प्लस 6 बाई 2 कर लेंगे, तो 8 बाई 2 इक्वल टू 4 आ गया। अगर ये प्रश्न अगर दें, इंसर्ट 10 AMs between 2 and 57, 2 और 57 के बीच 10 AM को इंसर्ट करें, ये क्वेश्चन है। तो हमें तो 10 AM को मानना पड़ेगा। माना कि A1, A2, A3 as so on A10, 10 हो गया। ये 10 हो गए AMs हैं, 10 AMs है, ये हमारे पास 10 AM हैं। अब 2 और 57 के बीच रखेंगे, 2, A1, A2, A3 as so on A10 और ये 57, ये फाइनल आ गया R in AP, ये AP प्राप्त हो गए। अब देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स को। तो यहां से 10 तो AM ही है, और एक टर्म ये 11 और एक ये 12 टर्म हो गए। इसमें पहला टर्म जो हमारे पास में है वो 2 है, और इसका जो 12वां टर्म है हमारे पास वो 57 है। ये पहला टर्म ये हुआ, और 10 AM हो गया, तो 10 और 1 11, और एक टर्म ये हुआ, तो ये 12वां पद हुआ, तो ये 12th आपका जो टर्म है वो तुम्हारे पास 57 हो जाता है। अब फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर D है, कॉमन डिफरेंस है, इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है तो आप मान लीजिए, इसी में लेट कर लीजिए कि कॉमन डिफरेंस को D ही रहने दीजिए, फॉर्मूला भी D है। अब यहां N के पोजीशन पर 12 आएगा, तो A12 इक्वल टू A का वैल्यू 2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। A12 हमारे पास हो गया 57 बराबर 2 प्लस ये आ गया 12 माइनस 1
11D, 11D आ गया। तो फाइनली आ गया अब 57 - 2 इक्वल टू 11D। तो 11D इक्वल टू 55, इसलिए D इक्वल टू 55/11 बराबर 5। ये D फाइंड हो गया। और जब D फाइंड हो गया तो हम सारी टर्म को भी तो निकाल सकते हैं। जैसे A1 निकालना है तो आप 2 फर्स्ट टर्म है तो 2 में D को जोड़ दीजिए, तो 2 + 5 ये 7 हो गया। A2 निकालना है तो फर्स्ट टर्म में 2D को जोड़िए, तो 2 × 2D माने 2 × 5 करें 12 हो जाएगा। A3, A प्लस A का वैल्यू 2 है तो 2 + 3D, तो 2 + 3 × 5 तो 15 और 2 17 हो गया। A4 2 + 4 × D, तो 2 + 4 × 5 तो 20 और +2 22 आ गया। A5 कहेंगे तो 2 + 5 × D, तो 2 + 5 × 5 27। A6 2 + 6 × D, तो 6 × 5 ये 32। इसी प्रकार से आप सारे एम्स को निकाल सकते हैं। 2 + 7 × D हो जाएगा। जो भी एम कहेंगे फर्स्ट टर्म तो है ही है, मतलब कहने का अर्थ है एन निकालने कहेंगे तो फर्स्ट टर्म इंटू n × D कर दीजिएगा। ये nth एम है, माने पहला तो 1D, 2 तो 2D, 3 है तो 3D, जितना भी रहेगा आप जोड़ सकते हैं। तो यहां 2 + 7 × 5 हो गया, ये 37। A8 आपसे पूछा जाएगा तो 2 + 8 × D, तो 2 + 8 × 5 42 हो गया। A9 कहेंगे तो 2 × 9 × D, तो 2 + 9 × 5 ये हो गया 47। और A10 की बात करेंगे तो 2 + 10 × D, तो 2 + 10 × 5 बराबर 52। और लास्ट टर्म 5 के डिफरेंस से है, 52 तक पहुंचे और 5 ऐड कर दिए, फाइनली हमारे पास में 57 आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास जितने भी एम्स कहे जाएंगे इंसर्ट करने के लिए, आप इंसर्ट करेंगे और एम्स को निकाल सकते हैं। अब देखिए, जब आप किताब को पढ़ रहे हैं, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़े तो हमने अभी तक जो स्टडी किया कि उसकी कॉन्सेप्ट को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, फिर हमने पढ़ा कि उसका सामान्य पद क्या होगा। अब सामान्य पद की 2 शर्तें हैं, आप बिगिनिंग से आप चलेंगे तब उसका सामान्य पद क्या होगा, यनमा पद, और लास्ट पद से अगर चलते हैं तब उसका सामान्य पद क्या होगा। फिर हम लोग स्टडी किए कि उसके सम को कैसे फाइंड करेंगे। फिर हम स्टडी किए कि उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग स्टडी किए कि उसके रेशियो के बीच में क्या संबंध होता है। और यहां लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या है, और अगर एक मीन इंसर्ट किया जाए या एक से अधिक मीन को इंसर्ट करते हैं तो हम कैसे उसका मीन को ज्ञात करेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि यहां से एक कलेक्शन हुआ अर्थमेटिक मीन का, और जब जीपी पढ़ेंगे तो वहां से एक कलेक्शन होगा जीएम का, और जब एचपी पढ़ेंगे तो वहां से कलेक्शन होगा एचएम का, और तीनों को जब रिलेट करेंगे तब वहां एक और भी स्पेशल फॉर्मूला मिलता है, जिस स्पेशल फॉर्मूला से हम किसी भी अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को निकालने का काम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए एएम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो आज का जो क्लास है स्टूडेंट, इस एएम के बाद समाप्त करते हैं, क्योंकि अगले क्लास में हमारा जीपी शुरू होगा, एक बिल्कुल नया
टॉपिक है हमारे लिए। एपी समाप्त हो गया है, अब जीपी शुरू होगा। तो अगले क्लास में हम जीपी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।